हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद 360 डिग्री। तो आज है 10 सितंबर 2025। तो आज के न्यूज़पेपर में सबसे पहला न्यूज़पेपर में जो फर्स्ट पेज पर आर्टिकल है, जो कि इसमें लिखा हो गया है सीपी राधाकृष्णन इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 17 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए हैं। 17 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए हैं और ये जो जीते हैं मतलब उसका टोटल वोट का मार्जिन 152 वोट है। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पर कुछ डाटा है। अगर सही से नहीं दिख रहा तो हम यहाँ पर लिख कर बता देते हैं कि टोटल इसका जो इलेक्शन प्रोसेस होता है और ये कैसे नॉमिनेट किए जाते हैं, सारा का सारा प्रोसेस हम बताएंगे। तो इसमें टोटल 788 कैंडिडेट थे। ठीक है, जिसमें से 245 कैंडिडेट राज्यसभा से, ठीक है, और 545 कैंडिडेट जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली से थे। इतना बात समझ में आ गया। और इसमें से जो है टोटल 781 प्रेजेंट हुए थे। ठीक है, जो कि प्रेजेंट हुए थे उसमें से भी जिसमें से 239 जो कि राज्यसभा से और 542 जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली से प्रेजेंट हुए थे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और इसमें से जो टोटल वैलिड वोट है 767 वोट जो कि वैलिड थे, मतलब कि किसी न किसी के पक्ष में दिया गया। ठीक है, और जिसमें से 15 इनवैलिड वोट पड़े हैं, मतलब कि वो ना ही राधा कृष्णन के बारे में ना ही फेवर कर रहे हैं राधा कृष्णन के बारे में और ना ही सुदर्शन रेड्डी के बारे में सुदर्शन रेड्डी को फेवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। और ये जो सीपी सुदर्शन रेड्डी है, इनको टोटल वोट पड़ा है 452। ठीक है, और सुदर्शन रेड्डी जी है उनको पड़ा है 300 वोट पड़ा है। तो 300 वोट पड़ा है और टोटल का टोटल मार्जिन हो गया 152 का। और ये 152 मार्जिन से मतलब जीत जाते हैं और ये इलेक्ट हो जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि 17 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे देख सकते हैं कि इनका ये पिक्चर है और ये मतलब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने से पहले ये महाराष्ट्र के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि एक फ़ोटो मैंने और भी लगाया है, जो कि देख सकते हैं ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, जो कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। अब इसका एस्थेटिक पोर्शन को हम लोग कवर करते हैं कि इनका एजिबिलिटी क्या होता है, इनका इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इनका रोल क्या होता है, सारा का सारा अब हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि अगर किसी भी आदमी को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना है तो उसके लिए उसका क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सब मस्ट बी इंडियन सिटीजन, मतलब कि सबसे पहले वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। एटलीस्ट 35 ईयर, मतलब कि एज कम से कम उनका 35 साल होना चाहिए। क्वालिफाई फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, मतलब कि उनका क्वालिफिकेशन ऐसा होना चाहिए कि वो राज्यसभा का मेंबर बन सके। ठीक है, इतना अगर क्वालिफिकेशन है तो वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकते हैं। अब इनका रोल देख लेते हैं। सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रोल क्या क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद माना जाता है, यानी कि फर्स्ट सबसे बड़ा पद जो होता है वो प्रेसिडेंट का होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट का होता है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट का होता है और उसके बाद पीएम का होता है। ठीक है, ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तरह वर्क करता है। जैसे अमेरिका में भी होता है राष्ट्रपति, जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, उसके बाद उपराष्ट्रपति है, तो सेम टू सेम, लेकिन वही कि राष्ट्रपति में वहाँ के राष्ट्रपति में यहाँ के राष्ट्रपति में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जो होता है दोनों का दोनों सेम होता है। उनका जो ऑफिस होता है, उनका जो काम होता है वो सेम टू सेम इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह ही वर्क करता है। जब प्रेसिडेंट नहीं रहते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट अगर किसी कारणवश, जैसे कि उनका हेल्थ इशू है या वो कहीं गए हुए हैं या कोई काम में बिजी है, तो उनका काम जो होता है कौन संभालता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब नहीं रहते हैं तब उनका कौन काम संभालता है, तब उनका काम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संभालते हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट होते हैं तो वो ऑटोमेटिक राज्यसभा के चेयरपर्सन
भी कहलाते हैं, मतलब ऑटोमेटिक, जैसे कि वो अभी जैसे सीपी राधाकृष्णन जी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए हैं, तो वो ऑटोमेटिक वो क्या होंगे, वो राज्यसभा के चेयरपर्सन बन जाएंगे। ठीक है। राज्यसभा के किसी भी पर्टिकुलर बिल, जैसे कि राज्यसभा में अगर कोई भी पर्टिकुलर बिल के लेकर वहाँ पर वोटिंग चल रही है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अपोजिशन है और एक रूलर पार्टी है, अगर दोनों के बीच में बराबर वोट आ जाता है, अगर मतलब कि वो बिल पास नहीं हो रहा, तो राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं, जो राज्यसभा के जो चेयरमैन वो होते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, तो उनके पास एक मेजर वोट होता है। वो वोट अगर किसी भी पार्टी को दे देते हैं तो वो उसी की तरफ चला जाता है, उनके पास एक वोट का पावर होता है। ठीक है। और उसके बाद इनका रोल होता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए, जो भी जैसे महाभियोग लगाया जाता है तो उसके लिए जो भी मोशन होता है तो उनको देखने का काम भी क्या होता है, इन्हीं का होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है। अब इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है वाइस प्रेसिडेंट के लिए। सबसे पहले ये इलेक्शन, मतलब कि इनका जो इलेक्शन होता है, जैसे हम लोग इलेक्शन देने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ईवीएम होता है। अब ईवीएम में क्या होता है कि सारा का सारा अलग हो, जैसे कि मुखिया में जाते हैं तो मुखिया का अलग होता है, वार्ड पार्षद का अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ एक ट्रांसफरेबल होता है, वोट होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल होता है, जो कि वैलिड पेपर पे होता है। ठीक है। और ये नॉर्मल वोटिंग नहीं होता है, वोटर में नाम लिखा होता है और सिंगल अथॉरिटी को वोट करता है। इसका सेपरेट बैलेट पेपर होता है। ठीक है। इसमें इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर, जैसे कि जैसे कि 543 मेंबर है ना लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उसमें से और भी मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है, तो दोनों आदमी इसमें वोट में शामिल होते हैं। और इसमें जो वोट होता है ना, द बैलेट पेपर में प्रेफरेंस दिया जाता है। जैसे हम लोग क्या होता है, डायरेक्ट किसी भी पर्टिकुलर आदमी को वोट देते हैं, उसके बाद घर जाके बैठ जाते हैं, तो इसमें प्रेफरेंस देना होता है। जैसे कि सीपी राधाकृष्णन को कोई आदमी फर्स्ट प्रेफरेंस दिए, कोई सुदर्शन जी को फर्स्ट रेफरेंस दिए, तो ऐसे इस तरीके से इसमें प्रेफरेंस देना होता है। ठीक है। अब जैसे वाइस प्रेसिडेंट होता है तो इसका इलेक्शन प्रोसेस ऐसे होता है, और प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें थोड़ा सा एक चेंज होता है, उसमें एमएलएज भी शामिल होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि विधानसभा जो होता है ना हर स्टेट में होता है, तो वहाँ से जो होता है वो लोग भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं कि इनके पास पावर क्या क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले आर्टिकल 63 में मेंशन किया है कि देश में एक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है। और आर्टिकल 64 जिसमें एक्स ऑफिस ऑफ चेयरमैन, राज्यसभा, मतलब कि राज्यसभा का जो चेयरपर्सन होंगे उनके बारे में बताया गया। आर्टिकल 65 प्रेसिडेंट अब्सेंट होंगे तो वाइस प्रेसिडेंट कार्य करेंगे। आर्टिकल 66 लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के सदस्य चुने जाते हैं ये। आर्टिकल 7 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो टर्म होता है 5 साल का, वो बताया गया है। आर्टिकल 68 बोथ रिलेटेड टर्म ऑफ वैकेंसी, मतलब कि दोनों का जो वैकेंसी खाली होता है उसके बारे में बताया गया। आर्टिकल 69 शपथ के बारे में बताया गया। आर्टिकल 70 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ के फंक्शन के बारे में बताया गया। आर्टिकल 71 वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर कोई भी विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट में वो फैसला जाएगा, और जो भी सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला सुना देगा वो उसका अंतिम फैसला होगा। ठीक है। तो अब लग रहा है कि ये आर्टिकल पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं सेकंड आर्टिकल पे। हम लोग सेकंड आर्टिकल पे देखेंगे, यहाँ पर बताया गया कि पुअर नारी रैंकिंग एक्सपोज वुमेन सेफ्टी गैप्स इन दिल्ली। जैसे कुछ दिन पहले ना द हिंदू में आर्टिकल मतलब आया था, जो कि पूरा इंडिया के बारे में बात किया गया। ठीक है। और यहाँ पर स्पेशली जो है यहाँ पर दिल्ली का बात किया गया। अगर दिल्ली में जो है नारी इंडेक्स के बारे में बताया गया, और इसमें बताया गया कि यहाँ पर वुमेन कितना सेफ़ फील कर रही है। अब सपोज डैट कि ये पूरा इंडिया है, और इंडिया के कैपिटल में अगर वुमेन अगर सेफ़ फील नहीं कर रही है, तो इसका मतलब है कि इंडिया का इमेज कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है। ठीक है। तो इसके बारे में बताया गया है। तो चलिए इसके बारे में भी स्टैटिक डाटा को कवर करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये जो नारी है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स वुमेन सेफ्टी 2025, मतलब इसको रिलीज़ करता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इसको हमेशा याद रखिएगा कि नारी जो होता है इसका जो रिपोर्ट पब्लिश करता है नेशनल रिलीज़ करने वाला जो होता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन करता है। ये स्पेशली न्यू दिल्ली को अभी टारगेट किया, अभी जो आर्टिकल आया ना वो उसमें स्पेशली न्यू दिल्ली को टारगेट किया गया। अब ये जो डाटा आता है तो ये कैसे आता है, ये बहुत सारे यूनिवर्सिटी और ऑर्गेनाइजेशन के कोलैबोरेशन से आता है। मतलब वो लोग जाके बारी बारी से वुमेन से पूछते हैं, उसके बाद
पूरा का पूरा डाटा इकट्ठा करते हैं, उसके बाद फिर डाटा को रिलीज़ करते हैं। ठीक है। इंडिया के 31 बड़े शहरों के 12,770 वुमेन से ये सुझाव लिया गया, उसके बाद ये डाटा को तैयार किया गया। 80% डेली वुमेन, हाँ 80% दिल्ली में जो वुमेन है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मतलब सही नहीं है वहाँ पर, मतलब वुमेन के लिए जो फ्रेंडली इन्वायरमेंट है वो नहीं है। सीसीटीवी कैमरा जहाँ जहाँ पर होना चाहिए वो नहीं है, और लाइटनिंग की कमी है। जैसे कि अब रात का टाइम है, वहाँ पर लाइटिंग ही नहीं, तो वहाँ पे अगर वुमेन को कोई काम पड़ गया, अगर लेट नाइट जा रही है तो वहाँ पे लाइटनिंग की आवश्यक, लाइटनिंग भी नहीं है, तो ये भी क्या होता है, वहाँ पे लाइटनिंग नहीं तो वहाँ पे वो सेफ़ फील नहीं कर पा रही है। और मतलब कि पूरे शहर में जैसे कि 31 बड़े शहरों में से मतलब 28वीं रैंक पर दिल्ली को रखा गया। बताइए कितना मतलब कि कम रैंक है इसका, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रेट इसका कम है। अब सेफ़ सिटी के बारे में देख लेते हैं कि सेफ़ सिटी कौन कौन सा है इंडिया में। जैसे कि कोहिमा, ईटानगर, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, गैंगटॉक और मुंबई। यहाँ पर मतलब सेफ्टी ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि पूरा का पूरा 100% है, मतलब यहाँ भी कुछ कम होगा, लेकिन वही है कि ज़्यादा है। अब सेफ़ क्यों फील कर रहे हैं यहाँ के लोग, क्योंकि यहाँ का जेंडर इक्वालिटी मतलब कि बेहतर है, बेटर पुलिसिंग है, वुमेन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर भी है यहाँ पर। ठीक है। अब लीस्ट सेफ सिटी के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आया था पटना, जो कि बिहार का कैपिटल, यह हमारा राज्य हो गया। ठीक है। जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता और रांची, ये सब सिटी जो है वो पूरा का पूरा लीस्ट सिटी में आ जाता है। यहाँ वुमेन मतलब कि ज़्यादा सेफ़ फील नहीं कर पा रही है। अब सेफ़ फील नहीं कर पा रही है, उसके पीछे रीज़न देख लेंगे। वीक इंस्टीट्यूशनल है, पुअर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, बैड पुलिसिंग है, और यहाँ की जो 60% वुमेन है, मतलब कि पूरा का पूरा डाटा जो आया है तो उसमें 60% वुमेन मतलब कि सेफ़ फील कर रही है। मतलब कि यहाँ जो 31 बड़े शहरों में जो डाटा लिया गया तो उसमें से बता रही है कि 60% वुमेन सेफ़ फील कर रही है, और 40% मतलब कि वो सेफ़ फील नहीं कर पा रही है। ठीक है। अब से इसमें जो मतलब कि हरासमेंट होता है वुमेन के साथ, उसमें से जो होता है एक वर्बल हरासमेंट होता है, जो कि सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। एक वर्बल हरासमेंट होता है, जैसे कि कोई भी लेडीज़ मतलब जा रही है, रास्ते में जा रही है या कहीं भी जा रही है, तो उसके पीछे से जो लोग कमेंट करते हैं ना, तो उसी को वर्बल हरासमेंट बोलते हैं, और ये वर्बल हरासमेंट 58% है। ठीक है। और जो दूसरा हरासमेंट है, जैसे कि फिजिकल हरासमेंट हुआ, साइकोलॉजिकल हरासमेंट हुआ, इकोनॉमिक हरासमेंट हुआ, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, टोटल 40, मतलब कि ये इतना सारा मिलके 42%, और ये वर्बल हरासमेंट अकेले 58% कवर कर लेता है। और ये जो हरासमेंट का जो हॉट स्पॉट केंद्र है, सबसे ज़्यादा नाइबरहुड में, जो कि आस पड़ोस में जो रहते हैं वो करते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट में 29% हरासमेंट होता है वुमेन के साथ। ठीक है। अब आ जाते हैं, दूसरा आर्टिकल हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम लोग तीसरा आर्टिकल पे। तीसरा आर्टिकल है ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में। ठीक है। ट्राइबल कम्युनिटी, जो कि यहाँ पर बताया गया है कि एक ट्राइबल है जो कि तीवा ट्राइबल। ठीक है। और ये लोग अभी असम के अंदर में एक फेस्टिवल को मतलब कि सेलिब्रेट किए हैं। ठीक है। जिसे लांगखुन फेस्टिवल कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ होगा छोटा सा वर्ड में, लांगखुन फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि टीवा ट्राइब के बारे में। टीवा ट्राइब जो कि एक असम में पाया जाता है। ठीक है। और ये लोग अभी लांगखुन फेस्टिवल सेलिब्रेट किए हैं। और ये टीवा ट्राइब लांगखुन फेस्टिवल का मेन पर्पस होता है, जैसे कि फसल की कटाई, अच्छी फसल के लिए ये टीवा ट्राइब जो होता है, टीवा ट्राइब लोग ये मतलब कि उसके लिए प्रे करते हैं और लांगखुन फेस्टिवल में। ठीक है। अब देखते हैं टीवा ट्राइब, ये असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, और ये हिली एरिया में पाया जाता है। हिली एरिया और प्लेन एरिया, मतलब कि ये हिल एरिया मतलब कि बहुत ही ऊंचा पहाड़, और नीचा मतलब कि प्लेन एरिया में भी पाए जाते हैं, और ये इधर से उधर भी करते रहते हैं। टीवा ट्राइब असम के अंदर में इनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिला हुआ है। जैसे शेड्यूल ट्राइब के जो भी बेनिफिट होंगे या गवर्नमेंट में जो भी रिजर्वेशन मिल रहा होगा, तो वो इनको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। ये टीवा ट्राइब जो होता है ये बर्मन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, और ये एग्रीकल्चर के द्वारा अपना आजीविका को चलाते हैं। ठीक है। और ये लोग ज़्यादातर
कैश क्रॉप को उगाते हैं। अब देखते हैं कि टीवा ट्राइब जैसे कि अभी लांगखुन फेस्टिवल को सेलिब्रेट किए। लांगखुन फेस्टिवल का मतलब होता है जैसे कि अच्छी फसल के लिए वो लोग प्रे करते हैं। और एक होता है केत्ता चाओ फेस्टिवल, जो कि फसल की कटाई के एंड होने पर ये लोग ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। एक तो हो गया यांगले फेस्टिवल, ये असम में बीज बोने के समय में ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, देख लिया। अब इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये पाया कहाँ जाता है। तो सबसे पहले देख लेंगे कि ये असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। और ये इसको स्टेटस का मतलब शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिला हुआ है असम के अंदर में। और ये लैंग्वेज जो होता है ये तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। और ये हार्वेस्ट फेस्टिवल जिस असम के अंदर में जो यांगले फेस्टिवल होता है वो अप्रैल में हार्वेस्ट फेस्टिवल के समय में होता है। यांगले फेस्टिवल जो कि सोइंग द सीजन ऑफ यांगले फेस्टिवल होता है ना, वो हर 3 साल में मनाया जाता है। लांगखुन फेस्टिवल हार्वेस्ट प्रेयर किया जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है, यहाँ पर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। विथ रेफरेंस टू द टीवा ट्राइब ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहला दिया गया टीवा ट्राइब रिकॉग्नाइज एज अ शेड्यूल ट्राइब ओनली द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। मतलब कि आपको बताना है कि शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस अरुणाचल प्रदेश में दिया गया है टीवा ट्राइब को। दूसरा ऑप्शन है टीवा ट्राइब बिलोंग टू द तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज, मतलब कि ये जो बर्मन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। यांगले फेस्टिवल ऑफ द टीवा एसोसिएट द बिगनिंग ऑफ द सोइंग सीजन। तो इसमें से बताना है कि हाउ मेनी दीज 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट, मतलब कि इसमें से कितने ऑप्शन करेक्ट है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए मिलते हैं। 3 आर्टिकल हम लोग ने डिस्कस किया है, फिर नेक्स्ट वीडियो में।